तो आप डायरेक्ट लिख लो जो पूछा जा सकता है। बांट के पढ़ोगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। समझने वाली चीज समझ में आ जाता है कि आपको समझना कैसे। कुछ नया में पकड़ लेना, आप कुछ नया सोना को टोटली पकड़ लेना कि आप इसके नीचे देख रहे हो, ऐसी याद आ जाएगी कि जय बोल लेना एक बार, ये आपका जय सिंह है। तो क्या आ जाएगा, एस के प्रथम, सॉरी ये लास्ट आपका हरिश्चंद्र है ना, को भी छोड़ा ना रानियों मंत्रियों को, रानियों को लेके नहीं गया वो। पंखों को तो खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है हम लोग इतिहास पे बात, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नागवंश। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप देखोगे नागवंश की, तो नागवंश की दो शाखा स्थापित हुई है छत्तीसगढ़ में। कितनी? दो शाखा। क्लियर है? एक शाखा जो है कवर्धा में, ठीक है, शासन की, इसकी एक शाखा जो है कवर्धा में शासन की है, और इसकी जो अगली शाखा है, दूसरी शाखा बोल सकते हो, ये बारसूर क्षेत्र में इनका शासन रहा है। बारसूर क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। क्लियर? अब इनका अलग अलग नाम है। जो कवर्धा क्षेत्र में जो नागवंश जो है कवर्धा क्षेत्र में शासन की, उसका नाम है फड़ी नागवंश। ठीक है, उन्हें फड़ी नागवंश कहा गया। क्लियर? और जो नागवंश की जो शाखा, ठीक है ना, जो बारसूर क्षेत्र में ठीक शासन की, इसका नाम हो जाएगा छिंदक। इसी को आप सुनते अब तक आ रहे थे, ठीक, छिंदक नागवंश। क्लियर? इसी को सुनते आ रहे थे। फड़ी नागवंश क्या है, छिंदक नागवंश क्या है, नागवंश है। तो ये नागवंश की शाखा है, तो अलग अलग भागों में, ठीक है, विभक्त होके शासन की। ऐसे मान लो एक जो इसकी शाखा है वो कवर्धा में जाके शासन की, उन्हें फड़ी नागवंश कहा गया। और इसकी जो दूसरी शाखा है वो बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत शासन की है, तो उनका नाम क्या है, छिंदक नागवंश के रूप में हम लोग जानते हैं। उनके छिंदक नागवंश के नाम से उन्हें हम जानते हैं। क्लियर? अब एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग फड़ी नागवंश के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ मिलता है नहीं, ठीक है, ये बहुत कम है। सबसे ज्यादा हमें छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ना है। फड़ी नागवंश के बारे में इसके दो पहलू होने चाहिए। एक तो इसका परिचय होगा, क्लियर, और एक इनके शासकों के बारे में पढ़ना है। हालांकि शासकों के बारे में जो पढ़ेंगे उनमें भी शासकों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बल्कि उनके अंतर्गत उनके शासन काल में जो मंदिर निर्मित हुए हैं उनके बारे में ज्यादा पढ़ना होता है। और ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा, देखेंगे। परिचय के अंतर्गत इनका शासनकाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, शासनकाल जो कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच रही है। क्लियर है? अब शासन क्षेत्र देखेंगे, तो शासन क्षेत्र हम लोग ले लेते हैं। यहाँ आप शासन क्षेत्र देख लेना, कवर्धा ही रहने वाला है क्योंकि कवर्धा के अंतर्गत इन्होंने शासन किया है। इस प्रकार शासन क्षेत्र क्या हो जाएगा, कवर्धा ही हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि 11वीं से 14वीं शताब्दी इन्होंने किया है। इनने भी वही, ठीक है ना, उसी टाइम पीरियड में इनने भी शासन किया है। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट हो सकता है संस्थापक, क्योंकि दोनों संस्थापक अलग अलग है। ठीक, तो कवर्धा के जो फड़ी नागवंश है इसके संस्थापक आपको बोला जाए तो अहिराज, इसको आपको याद रखना है। अहिराज वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, या फिर बोल सकते हो फड़ी नाग डायनेस्टी। तो अहिराज इसके संस्थापक हुए। अंतिम शासक भी यहाँ पूछा जा सकता है, अंतिम शासक कौन थे? तो मोनिंग देव आपको याद रखना है। मोनिंग देव वाज द लास्ट रूलर ऑफ फड़ी नाग डायनेस्टी। क्लियर है? इसके बाद आपको देखना होगा शासकों के बारे में। यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखना, जो फड़ी नागवंश है ये कलचुरियों के अधीन थे, ठीक है, ये कलचुरियों के अधीन थे एवं उनके मांडलिक थे। क्लियर? अब शासकों पे देखना है, सिर्फ बेसिकली आपको दो ही शासकों पे बात करनी है। एक रहेगा गोपाल देव, ठीक है, पूरा ज्यादा पढ़ना नहीं है यहाँ पे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। जितने भी आपको पढ़ना है छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे गोपाल देव हो जाएगा, और दूसरा आपको रामचंद्र देव, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, इनके शासनकाल में जो है मंदिर निर्माण हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होता है। गोपाल देव देखेंगे, इनके शासनकाल में आपको पता होगा, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इनके शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, मैं अच्छे से बताऊंगा। इसका निर्माण किसने किया है इसको देखेंगे। निर्माण, ठीक है, लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय ने किया है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब आपको पूछे भोरम देव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? गोपाल देव। अगर आपको पूछे भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो आंसर आपका लक्ष्मण देव राय होनी चाहिए। ठीक, तो मैं फिर कह रहा हूं, भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के शासनकाल में, ठीक है, लक्ष्मण देव राय ने किया है। अब अगला देखेंगे, ये भोरम देव मंदिर को, ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। एक चीज और देखेंगे, इसे, ठीक है, कला तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
इसे कला तीर्थ भी कहा जाता है। अब आगे एक्सप्लेनेशन में जाना। इंपॉर्टेंट होता क्या है बताऊं, जो पूछा जाता है उसको आपको याद में रखना है, और उसके बाद जो भी और एक्सप्लेनेशन होता है उसको कारण के तौर पे याद रखना है। भाई इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, वो कारण हो गया। ठीक है, अगर मैं यही आपको लिखा था भोरम देव मंदिर को, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश स्थित जो खजुराहो मंदिर है उसके समान माना जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख लो जो पूछा जा सकता है। ऐसे थोड़ी पूछेगा कि क्यों कहा जाता है, अगर वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप नोट्स बनाना सीखें, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अब इसके बाद आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो मंदिर से मतलब खजुराहो मंदिर के तुल्य माना जाता है, उसके समान माना जाता है। क्लियर है। अब इसे कला तीर्थ कहा जाता है, इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ की मूर्तियों एवं कलाकृतियों, ठीक है, कलाकृतियों, इनके कारण इसे कला तीर्थ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, इसे कला तीर्थ भी कहा जाता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहे तो निर्माण से बनाएगा, इसका निर्माण किसने कराया है। ठीक है, तो दिस टेम्पल इज, ठीक है, दिस टेम्पल बिल्ट बाय लक्ष्मण देव राय, इसको आपको नहीं भूलना है। ये तो हो गई बात। अब इसमें एक चीज और होता है, इसकी शैली, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुई है। ठीक, तो आपको सप्तभूमि शैली बोल सके, या फिर नागर शैली, या फिर चंदेल शैली, तीनों शैली याद रखना। एक है आपका सप्तभूमि, ठीक है, और एक आपका नागर, और एक आपका चंदेल। ठीक है, ये शैली आपको याद में रखना है। तो ये तो रहा गोपाल देव के बारे में। क्लियर, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना था भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर जो है लक्ष्मण देव राय ने बनाया है, छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, इसे कला तीर्थ भी कहा जाता है। शैली जो है सप्तभूमि, या फिर नागर, या चंदेल। ठीक है, वो जैसे भी पूछे ये आपको याद में रखना है। रामचंद्र देव के अंतर्गत देखेंगे, एक्चुअल में इन्होंने ठीक है, इन्होंने जो विवाह किया है वो कलचुरी राजकुमारी से किया है, ठीक, जिनका नाम है अंबिका देवी, और इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जो कि इन्होंने विवाह किया है, इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। रामचंद्र देव की पत्नी का नाम अंबिका देवी है, एक कलचुरी राजकुमारी है। एकदम क्लियर है। इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक, एक चीज और याद रखना, यहीं पे इसको लिख लो, मड़वा महल शिलालेख। ठीक है, मड़वा महल शिलालेख। आपको पूछे मड़वा महल शिलालेख किससे संबंधित है, तो वो रामचंद्र देव होंगे। ठीक, तो दो चीज मैंने कहा है, रामचंद्र देव इसकी, ठीक है ना, इसकी जो पत्नी का नाम क्या है, अंबिका देवी, और मड़वा महल रॉक एडिक्ट रिलेटेड टू रामचंद्र देव। अब देखेंगे यहाँ पे इनके काल में मंदिरों का निर्माण देखना है। मंदिरों का निर्माण, दो मंदिर बता रहा हूं, एक है आपका मड़वा महल, ठीक है, एक आपका मड़वा महल है, तो यहाँ पे आप लिख लो। क्लियर, चलो यही लिख लो। एक है आपका मड़वा महल, और एक आपका छेरकी महल। ये आपने सुना होगा, छेरकी महल। क्लियर है, एक आपका मड़वा महल, एक आपका छेरकी महल। अच्छा, यहाँ पे भोरम देव मंदिर को लिख लेना, ये कहाँ पे स्थित है, चौराग्राम में। ठीक, चौराग्राम कवर्धा। क्लियर है, लक्ष्मण देव राय बिल्ट दिस टेम्पल एट चौराग्राम कवर्धा, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे फिर से आएंगे, मड़वा महल जो शिलालेख इससे संबंधित है, इसके शासनकाल के जो मंदिर देख रहे हैं, मड़वा महल और एक छेरकी महल कवर्धा में। क्लियर, वैसे लिख लेना ना, ये चौराग्राम कवर्धा में है। और इसको देखेंगे, जो मड़वा महल है ये छपरी ग्राम कवर्धा में है। ठीक है, छपरी ग्राम कवर्धा में। इतना चीज आप पहले याद करके रखेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, रामचंद्र देव, अंबिका देवी इसकी पत्नी का नाम है, मड़वा महल इससे संबंधित है। मड़वा महल और छेरकी महल दो मंदिर, ठीक है, दो मंदिर देख रहे हैं इनके शासनकाल में। मड़वा महल छपरी ग्राम में, मैं आगे लिखाऊंगा इसके बारे में किसने बनाया है। छेरकी महल चौराग्राम कवर्धा में, दोनों कवर्धा में है। अब यहाँ पे लिखना, मड़वा महल का निर्माण, ठीक, यहां तक मिटा दे रहा हूं मैं। मड़वा महल का निर्माण जो है, ठीक, मड़वा महल का निर्माण अंबिका देवी ने किया है। ठीक, अंबिका देवी ने किया है। मड़वा महल देखेंगे, ये 16 खंभों पर टिका हुआ, ठीक है, मंदिर है। ये 16 खंभों पर टिका हुआ है। इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। ठीक, इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। क्लियर है, तो ये तो रहा किसके बारे में आपका। ठीक, ये खत्म हो गया आपका फड़ी नागवंश के बारे में। तो अब हमें छिंदक नागवंश भी बात करना है, इसको अच्छे से देख लो आप। छिंदक नागवंश पे हमें बात करना है।
इनके 3-4 चीज होने चाहिए, 3-4 चीजों में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे, एक इसका परिचय होगा, क्लियर है, परिचय होगा। दूसरा चीज जानकारी के स्रोत होंगे, ठीक है। मैं जितना चाहे तोड़ दूं इसको, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शासकों के बारे में बात होगी और लास्ट आपकी स्थापत्य कला होगा, क्लियर है। स्थापत्य कैटेगरी में बांट के पढ़ोगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ऐसे पढ़ने भी चाहिए। मुझे जैसे समझ आता है मैं आपके सामने उसे फॉर्मेटिंग करके ले आता हूं, तो आप ऐसे पढ़ के एक बार देखेंगे, आपको पढ़ने में बहुत, ठीक है ना, अंदर से इंटरेस्ट आएगा कि चलो भाई पढ़ लेते हैं। परिचय देखेंगे, परिचय के अंतर्गत तो आपको पता है हम लोग सबसे पहले शासनकाल देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शासन क्षेत्र होगा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बारसूर के अंतर्गत थी। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो संस्थापक कौन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये फर्स्ट शासक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अंतिम शासक भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही हारा है तब इस वंश का पतन हुआ है। अंतिम शासक भी पूछा जाता है और वहां पे, ठीक है ना, काकतीय वंश का भी उल्लेख हो जाता है, तो अंतिम शासक भी आ जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उपाधि जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उपाधि, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद इसके बहुत कुछ है, जैसे आप देखेंगे इनका ध्वज क्या था, जैसे इनके देखेंगे गोत्र, बहुत कुछ है, जैसे कि देखेंगे ध्वज, उसके बाद इनके गोत्र पे भी आपको बात करनी है, देख लेना, ये मिलता है, जितने मिल जा रहा है उसको मैं परिचय के तौर पे आपको बता रहा हूँ। गोत्र हो जाएगा, इसको एक एक करके देखेंगे। इनका शासनकाल, ठीक है, पहले तो आप शताब्दी लिख लो, 11वीं से 14वीं शताब्दी, ब्रैकेट करके लिखना, ठीक है, 1000, ठीक है, 1023 ईस्वी से, ठीक, 1324 ईस्वी, ठीक है, बिल्कुल 1324 ईस्वी रहेगा, क्योंकि इसी टाइम पे अंतिम शासक जो होंगे यहाँ के हरिश्चंद्र देव, उनको जो है नमदेव द्वारा हराया जाएगा। तो ये तो रहा 11वीं से 14वीं शताब्दी, इनका क्या है, शासनकाल। अब इनके जो रूलिंग एरिया है इसको देखेंगे, ऑब्वियसली बारसूर है, क्लियर है, लेकिन और लिखना है यहाँ पे चक्रकोट, ठीक, और भ्रमरकोट, क्लियर, क्योंकि बस्तर 2 भागों में विभाजित था। अब आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, तो बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकोट, ये भी आप नोट कर लो। संस्थापक देखेंगे, संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नृपति भूषण, ठीक है, नृपति भूषण वाज द फाउंडर ऑफ दिस छिंदकनाग डायनेस्टी। अंतिम शासक के रूप में आपको हरिश्चंद्र को देखने को मिलेगा, ठीक है, हरिश्चंद्र हो जाएगा। उपाधि, इन्होंने भोगवती पुरेश्वर, क्लियर है, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण की थी, इसको लिख लो। इनका ध्वज सर्पयुक्त था, सर्पयुक्त चिन्ह इनका ध्वज होता, मतलब इनके ध्वज में सर्पयुक्त चिन्ह होता था, तो ध्वज उसी रूप में लिखा जाता है, सर्पयुक्त चिन्ह। और गोत्र इनका कश्यप, क्लियर है। तो उपाधि देखेंगे, मैं लिख देता हूं भोगवती पुरेश्वर, थोड़ा जल्दी करते हैं। ध्वज लिख लेंगे सर्पयुक्त चिन्ह, क्लियर है, गोत्र कश्यप, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको छाटने आना चाहिए क्या चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि गोत्र पूछने लायक उतना लगता नहीं है, आप देखेंगे ध्वज भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपकी नजर जैसे उपाधि में जाएगा तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। यहाँ पे ये चीज क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आपको उपाधि देख लेना है, द होल टाइटल ऑफ भोगवती पुरेश्वर, क्लियर है। संस्थापक देखेंगे, संस्थापक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इनके शासनकाल तो पूछता ही है, मतलब शासनकाल देखने को हमें मिलता ही है। तो संस्थापक, शासनकाल, उपाधि, ये 3 ले लो, ठीक है, मतलब 3 आप अच्छे से नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे जानकारी स्रोत में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जानकारी स्रोत में चलते हैं। जानकारी स्रोत के अंतर्गत आपको पता है हम जनरली ताम्रपत्र देखते हैं, मुद्रा देखते हैं, इधर आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ताम्रपत्र देखते हैं, मुद्रा देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो अभिलेख देखते हैं। अब बीच बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है, बीच बीच में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग जानकारी में जो है सबसे पहले हम लोग अभिलेखों की बात करते हैं, उसके बाद इनकी मुद्राओं पे भी हम लोग चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके अभिलेख में होनी चाहिए, जो कि 6-7 अभी पढ़ने वाले हो, क्लियर है। तो इसको आपको अच्छे से नोट करना है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा जानकारी स्रोत में तो अभिलेख से ही पूछेगा, कैसे देखेंगे। मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर थोड़ी बहुत हम लोग कोशिश करेंगे उसको याद करने के लिए, क्योंकि तभी ये क्लास का मायने होगा कि हम लोग याद करते भी उनको चले। हालांकि ट्रिक से बचता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जैसे आपके माइंड में बैठ जाए। देखेंगे सबसे पहले आपको इर्राकोट देखने को मिलेगा, इर्राकोट अभिलेख, ये बार बार नहीं लिखूंगा ना, अभिलेख है, शिलालेख है। अभिलेख मतलब शिलालेख भी आता है, ताम्रपत्र भी उसमें आता है,
ठीक है। स्तंभ लेख जो जितने भी आप देखते हो सब अभिलेख के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं एर्राकोट, ठीक है। हम लोग इधर शासक भी देखेंगे, टेमरा, ठीक है, सती स्मारक, टेमरा सती स्मारक। तो एर्राकोट, टेमरा, सती स्मारक। अब देखेंगे बारसूर, ये शिलालेख है, बारसूर शिलालेख, ठीक, बारसूर शिलालेख। उसके बाद हो जाएगा आपको क्रूसपाल, क्रूसपाल आपको देखने को मिलेगा, नारायण पाल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पाल 3 मिलेगा। तो क्रूसपाल, नारायण पाल और एक मिलेगा आपको सोनारपाल, सोनारपाल। लास्ट लिख लेना दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। कैसे भी राइटिंग हो रहा है उस पर ना जाएंगे, क्लियर है। थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय बचाने के लिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एर्राकोट अभिलेख, सती स्मारक, टेमरा सती स्मारक देख लेंगे, बारसूर शिलालेख है, क्रूसपाल अभिलेख, नारायणपाल अभिलेख, सोनारपाल अभिलेख, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। इसको हम लोग याद कैसे करें, एक बार याद कर लेते हैं, फिर हम लोग शासकों पे भी देख लेंगे, क्लियर है। एक बार इसको अब हम लोग याद करने की कोशिश करें। एर्राकोट और टेमरा थोड़ा सेम नहीं लग रहा है, एर्रा टेमरा, ठीक है। तो एर्रा टेमरा इसको ऐसे कर लेना आप, क्योंकि आपका जो माइंड है अगर आप अच्छे से देखें तो इसको पढ़ने से पहले क्या है, कोरा कागज है, क्लियर, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, मतलब नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कोरा कागज है। अब आप क्या कर रहे हो, वहां पे ड्राइंग कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, एक पेंसिल ले रहे हो और अपने माइंड भी ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है। इसको बिठाने की कोशिश कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर है, क्योंकि समझने वाली चीज है नहीं। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आप तो रटने बोल रहे हो, क्या करोगे, रटना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो रटना ही है। समझने वाली चीज समझ में आ जाता है कि आपको समझना कैसे है, ठीक है। क्योंकि एर्राकोट है, टेमरा सती स्मारक है, इसमें क्या समझोगे। तो जो जहां पे आपको रटना है तो एक एक ऐसी बोलना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये तो आपको सीक्वेंस में कुछ अलग था, मैंने इसको ऐसे बनाया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उस चीज को आपको समझना है। जैसे एर्राकोट है, अब यहाँ पे बारसूर होता, एर्राकोट, बारसूर, क्रूसपाल, नारायणपाल, ऐसे ना बोल के ऐसे रटने के ये तरीका ना हो कि कुछ अलग तरीके से करना है। तो आपको ड्राइंग करना है, किस हिसाब से आप ड्राइंग करते हो, और वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ वहां पे क्लिक पॉइंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो की पॉइंट होता है, जहां से आपको याद आ जाता है। एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एर्रा टेमरा, क्लियर है, एर्रा टेमरा। उसके बाद मैंने कहा ये आपको सिमिलर लग रहा है। फिर देखेंगे बारसूर, उसके बाद है क्रूसपाल, नारायणपाल, सोनारपाल, दंतेवाड़ा। इसको हम लोग किस टाइप से याद रख सकते हैं। तो एर्रा टेमरा तो आपको समझ में आ गया है। बारसूर, ठीक है ना, बारसूर से निकला हुआ, एक चीज याद रखना, बारसूर से निकला हुआ कुछ नया सोना, ठीक, बारसूर से निकला हुआ कुछ नया सोना दंतेवाड़ा में प्राप्त हुआ है। कैसे भी बनाए, वहां से नया सोना निकला, यहाँ कैसे प्राप्त है, यहाँ लॉजिक में मत जाना, बस एक चीज याद रखना, बारसूर से निकला, क्या कहा मैंने, कुछ नया जो सोना कहां पे प्राप्त हुआ है, ये डीएनटी लिख रहा हूं, दंतेवाड़ा में प्राप्त हुआ है। बस इतना आप कर लेना। तो ये बारसूर तो है ही, ठीक है, बारसूर, ठीक है, बारसूर शिलालेख। ऐसे जाओगे तो कुछ नया में पकड़ लेना, आप कुछ नया सोना को टोटली पकड़ लेना, क्योंकि यहीं पे सब कुछ छुपा हुआ है। जितने भी आप इसके नीचे देख रहे हो ऐसे याद आ जाएगा। लेकिन ये करने से पहले एक बार आप इसको, ठीक है ना, नजर से देख लेना, अच्छे से देख लेना कि क्या क्या नाम है। फिर यहां से आप उसको ऑलरेडी जो है आप सेट कर सकते हो। तो बारसूर से निकला कुछ नया सोना, कुछ में क्या आ जाएगा, क्रूसपाल, ठीक है। अब आप कहोगे क्रूसपाल ही कैसे बोलेंगे, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, प्रथम दृष्टया आपको एक बार देखना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे भी आप एक बार रट लो, भले याद ना आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए कि क्रूसपाल था, ठीक है, ऐसे टाइप के। तो इसमें आप आराम से उसको जमा सकते हो। कुछ क्या है, नया, नया से क्या आपके दिमाग में आ रहा है, नारायणपाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नारायणपाल। सोना ऐसे बता दोगे, सोनारपाल, ठीक है, सोनारपाल। मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं है। और दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, बारसूर तो है ही, एर्रा टेमरा तो आपको याद हो गई, ठीक है, क्योंकि एर्रा टेमरा में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो प्रथम दृष्टि एक बार देखना ज्यादा जरूरी होता है कुछ बनाने से पहले, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। तो एर्रा टेमरा, ठीक है, एर्रा मतलब एर्राकोट है ये, टेमरा सती स्मारक, ठीक है, बारसूर, फिर क्रूसपाल, नारायणपाल, सोनारपाल, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख, सभी में अभिलेख आप लिख लो। अब इसके आगे मैं चलता हूँ, याद करने के तरीके जैसे भी बताऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो अपनाओ, नहीं तो क्या है, अब अपने हिसाब से आप याद रख लो, क्योंकि समझने वाली चीज है नहीं, तो इसलिए मैं कुछ अलग करने की कोशिश। एर्राकोट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ज्यादा उतना पता है नहीं। नृपति भूषण
आपका ये है नृपति भूषण से संबंधित है, एर्राकोट अभिलेख। ये शासकों पे हम लोग अब चल रहे हैं ना, शासकों पे चल रहे हैं, ये आपका अभिलेख है। और टॉपिक क्या है आपका, सब टॉपिक क्या है, जानकारी के स्रोत है। किसके बारे में, छिंदक नागवंशी के बारे में ये जानकारी का स्रोत है। क्लियर है। तो अभिलेख कितने हुए, अब ये कौन कौन से शासक का है ये अभिलेख, इसको आपको देख लेना है। तो नृपति भूषण, एर्राकोट जो है नृपति भूषण का है। टेमरा, यहाँ पे देखेंगे मैं कुछ है ना, यहाँ पे कुछ आपको ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ। टेमरा सती स्मारक है। सतीश ले लेना एक बार, ठीक है। सतीश को, ये जो सती है ये आधा सा को पूरा पढ़ लेना, तो ये सतीश हो जाएगा। सतीश से ट्रेस करना हरीश, ठीक है, हरीश। और मैंने आपको बताया हरीश कौन है, इस वंश का लास्ट शासक है, जिसका पूरा नाम क्या है, हरिश्चंद्र देव। ऐसे इसको आप ट्रेस कर सकते हो। यहाँ का एक महान शासक है सोमेश्वर देव प्रथम, महान से याद रख लेना, महान शासक है, ठीक है। इनके शासनकाल, तो इनके शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसे भी याद रख लो। एक महान शासक है जिनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, और यही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए इन्हीं के शासनकाल में मिलता है। इनके शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ऐसे याद रख लो, जो कि क्रूसपाल का है, बस इतना याद रख लेना। अब यहीं से निकालना, इनकी माता का नाम गुंडमा देवी है। क्लियर, इनकी माता का नाम क्या है, गुंडमा देवी है। तो ये मतलब माँ बेटे से ले लेना, माता पुत्र से ले लेना, ठीक है। तो ये आपका सोमेश्वर देव प्रथम है, महान शासक। क्रूसपाल से स्टार्ट करना, जो कि पाल 3 आपको दिख रहा है, पहले पाल से स्टार्ट कर लेना। क्लियर है। तो दूसरा है नारायण पाल, ठीक है। एक गुंडमा देवी के का है, जो कि इनकी माता है। गुंडमा देवी थोड़ा सा माता जैसे नाम नहीं लग रहा, मतलब जो पूजने वाला, ठीक है। ये तो इनकी माता है, ठीक है, जैसे पूजने वाला मंदिरों में जो स्थापित हम लोग करते हैं। तो गुंडमा देवी की जय बोल लेना एक बार। क्या बोलना है आपको, गुंडमा देवी की जय। तो जय से याद रख लेना, ये आपका जय सिंह है, ठीक है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है कि क्रूसपाल, नारायणपाल, सोनारपाल ही लिखना है, अगर आप ऐसे सीक्वेंस में जमा रहे हो। अब क्रूसपाल, सोनारपाल, नारायणपाल लिख लिए तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नारायणपाल गुंडमा देवी की है, गुंडमा देवी की, ठीक है। तो ये जय सिंह हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे भी थोड़ा भगवान जैसे लग रहा है, तो एक भगवान यहाँ पे और जोड़ लेना, ये नरसिंह का हो जाएगा, नरसिंह देव का हो जाएगा। ये जैसे आ गए तो नरसिंह देव आते आपको, मतलब लाते आपको देर नहीं लगेगा। ये आपका धारावर्ष का है, धारावर्ष का है, ठीक है। इसे जो है जयदेव भूषण भी कहा जाता है। जयदेव भूषण धारावर्ष का है, बारसूर शिलालेख। तो इस प्रकार आपने, भले हमने कैसे भी पढ़ा है, किसी प्रकार ट्रिक जैसे भी हमने बनाने की कोशिश किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ हिंट मिलना दिमाग को, तो ठीक है ना, वो आ जाता है सामने। अगर आप एक बार पढ़ के गए हो तो क्लिक कर जाता है एग्जाम के टाइम पे भी, ठीक है। इससे भी बेनिफिट होता है, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, एकदम से रट्टा भी नहीं ना, एकदम से ट्रिक भी नहीं। हम लोग वही जोड़ने की कोशिश किया है, और इसी सीक्वेंस से करेंगे तो शायद आपको ये हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो हम लोग शासकों पे चलते हैं। तो 2 चीज आपका खत्म हो चुका है, परिचय पे मैंने बात कर लिया है। अब हम लोग शासकों पे जा रहे हैं, वहां भी आपको शासकों का नाम याद करना पड़ेगा। तो कुल शायद 9-10 आपको शासकों बात करना होगा, ठीक है। तो शासकों, अगले शासकों पे आपको चलना है। तो पहला शासक है नृपति भूषण, दूसरा आपका धारावर्ष है, ठीक है। पहला शासक है आपका, शासकों पे जा रहे हैं ना, इधर लिख लेते हैं ताकि इनके बारे में विवरण हम लोग इधर लिख लेंगे। पहला है आपका, एक बार मैं लिख लेता हूँ, नृपति भूषण। साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे, है ना, क्योंकि आप बुक लेके भले सामने बैठे हो, उसको देख के इसको देख रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि मेरे बुक में सब लिखा है, क्लियर। लेकिन इस फॉर्मेटिंग में तो नहीं लिखा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने कुछ कुछ बताया वो भी नहीं लिखा होगा। आप खुद के नोट्स बनाए, क्योंकि खुद के नोट्स को आप खुद के हाथों से लिखते हो, और कोरे कागज में लिखना, ठीक है, एक बार पढ़ने के बराबर है, वो एक समझने के बराबर है, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो, भले सुन के लिख रहे हो। एक बार आप सुन रहे हो, फिर लिख रहे हो, ऐसे 2 बार हो गया। उसके बाद आप पढ़ोगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, तो 3-4 बार ऐसे हो गया। फिर एग्जाम टाइम रिवाइज करोगे, हालांकि बीच में और करना है, बीच में और रिवाइज आपको करनी है, ठीक है, बीच बीच में करते रहना है। एग्जाम टाइम करोगे तो आप ही को फायदा होने वाला। तो एक बार आप लिखे रहेंगे तो वो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। इसलिए बुक, इतनी मोटी बुक होती है, वो खत्म ही नहीं होता, समझ रहे हो, पढ़ते पढ़ते खत्म ही नहीं होती। लेकिन आप जो नोट्स बनाए रहते हो वो छोटा भी लगता है, हालांकि आपका जो है लिखने का छोटा रहता है उसमें, और जो पेजेस है वो बड़े रहते हैं। तो आप नोट्स बनाइए, इससे आप ही को हेल्प होने वाला है। तो नृपति भूषण है, और दूसरी चीज देखेंगे जयदेव भूषण, ठीक है, जयदेव भूषण धारावर्ष। इनका पूरा नाम जयदेव भूषण धारावर्ष ऐसा नहीं है, ये धारावर्षीय,
ठीक है, ये जयदेव भूषण इन्हें कहा जाता है, और एक साथ भी लिखा आता है तो पूरा नाम भी ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तीसरा देखेंगे मधुरांतक, मैं याद करने कुछ कुछ बताऊंगा। चौथा देखेंगे सोमेश्वर देव, इसको आप लिखते रहेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, पांचवा आपको देखना है कल्हड़ देव, ठीक है, कल्हड़, ठीक है, ये मेरे को थोड़ा, कल्हड़ देव, ठीक है, प्रथम। क्लियर है, सोमेश्वर देव प्रथम, कल्हड़ देव प्रथम। एक आपका छठवा जयसी, जयसी देव। क्लियर है, अब आएंगे आपका सतवा फिर से सोमेश्वर देव, इसको अच्छे से लिखना ना, मैं कैसे भी लिख रहा हूं, सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक, उसके बाद आठवां आपका नरसिंह देव आ जाएंगे, नरसिंह देव। नौवे पे फिर से कल्हड़ देव द्वितीय हो जाएंगे, कल्हड़ देव द्वितीय। और 10वां जो कि लास्ट रहेगा, आपको भी पता है, ठीक है, हरिश्चंद्र देव, इसको लिख लो, हरिश्चंद्र देव। क्लियर है, नृपति भूषण है, अगर आप नहीं लिखे होंगे देख लेंगे, जयदेव भूषण धारावर्ष सेकंड हो जाएगा, मधुरांतक, ठीक है, तीसरे रूलर हो जाएंगे। चौथे पे सोमेश्वर देव प्रथम है, ठीक है, पूरा लिख लेना, सोमेश्वर देव प्रथम, और इसको स्टार लगा देना। ठीक है, कल्हड़ देव प्रथम, उसके बाद जयसिंह देव, सोमेश्वर देव, ठीक है, द्वितीय, उसके बाद नरसिंह देव, उसके बाद कल्हड़ देव द्वितीय, फिर लास्ट में आपका हरिश्चंद्र देव। मैं कहीं भूला होऊंगा तो आप एक बार देख लेंगे। ठीक, इसको याद कैसे करें, सबसे पहले तो नृपति भूषण, ठीक है, नृपति भूषण हो गया, इस वंश का संस्थापक है, एकदम क्लियर है, इस संस्थापक है, अंतिम शासक है, पहले ही मैं बता चुका था। तो फर्स्ट और अंतिम में तो रहेंगे हम लोग, ये दो का काम हो गया, बच गए 8। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोनों पे थोड़ा एफर्ट लगा लेना आपको याद करने के लिए, जयदेव भूषण और मधुरांतक में। क्लियर, यहां से मैं थोड़ा कुछ कुछ बता देता हूँ, मुझे ज्यादा ट्रिक नहीं आता, मैं ट्रिक से हमेशा बचता हूँ, कैसे भी करके दिमाग में सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सोमेश्वर देव से, ठीक, आपको एक बार रीड कर लेना है, ये जो बता रहा हूँ इसको भी पढ़ने से पहले एक बार रीड कर लेना है। ठीक, ये सोमेश्वर देव प्रथम होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोमेश्वर देव सेकंड नाम का भी कोई है, लेकिन सीक्वेंस आपको पता नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस जमाना, जब क्वेश्चन आ जाए तो। जयसिंह देव है, कल्हड़ देव प्रथम भी है, कल्हड़ देव द्वितीय भी है, ठीक है, उसके बाद नरसिंह देव को भी लाना है, और हरिश्चंद्र देव आपको याद है। तो मैं 3 और 4 आपको याद है, ऐसे मान के चल रहा हूं। अब आएंगे सोमेश्वर देव प्रथम से कल्हड़ देव द्वितीय तक के बाद में। लिख लेना आपका S2, मतलब इसका मतलब क्या है, SS। क्लियर है, उसके बाद लिखना K2, और एक चीज लिखना ZJN। बस इतना काम करना, अगर ये आपको याद है तो ये आप आराम से जमा लोगे। ठीक है, तो अब एक एक करके निकालना है, ये एक मान लेना, ये एक मान लेना, ये एक मान लेना, इसमें डबल डबल समाहित है, इनमें से एक एक करके आपको निकालना है। तो यहां से एक कैसा आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सोमेश्वर देव प्रथम, एक कैसे हमने लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया है, सोमेश्वर देव सेकंड बचा है। अब यहाँ से K2 है, मतलब के है 2 बार, तो कल्हड़ देव द्वितीय है, ठीक है, और एक कल्हड़ देव प्रथम है, तो एक को लेना है। तो एक क्या लोगे आप, कल्हड़ देव प्रथम, यहां से एक ले लिया, फिर एक के बचा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर नहीं समझ रहे हो तो। ठीक है, के JN, के JN, यहाँ के S आपने ले लिया, कितना बचा, एक S बचा। यहां से एक के ले लिया, कितना बचा, एक के अभी बाकी है, अरे सेकंड है, सोमेश्वर देव सेकंड हो जाएगा, सोमेश्वर कल्हड़ से, लेकिन उसको भी जमाना है। यहां से अब आपको एक लेना है, क्या लोगे, J, जो क्या हो जाएगा जयसिंह, ठीक है, जयसिंह देव, ठीक है, इसलिए बोल रहा था J का मतलब जयसिंह देव होगा, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बच गए, अब फिर से आपको आना है, ठीक है, एक सोमेश्वर देव प्रथम, कल्हड़ देव प्रथम, जयसिंह देव। आप यहाँ पे देख लो, सोमेश्वर देव प्रथम हो गया, कल्हड़ देव प्रथम, जयसिंह देव, सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब इसके आगे कौन होगा, सोमेश्वर देव सेकंड, फिर से आप वहीं पे वैसे आओ, सोमेश्वर देव सेकंड, यहां पे आपको बचना है। ठीक है, अब दोबारा जब लिख रहे हो तब बचना है आपको, कल्हड़ देव सेकंड ना लिखे, अब एक बार इसको ले लेना है। ठीक, तो यहां क्या लिखोगे आप, नरसिंह देव, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कल्हड़ देव, इसको लेना है। तो एक बार पूरा सीक्वेंस ले लेना, SS है, के है, ठीक है, और आपका ZN है। एक बार आपको पूरा सीक्वेंस लेना है, तो पहला क्या आ जाएगा, S प्रथम, दूसरा क्या आ जाएगा, ठीक है, के प्रथम, एक के लेना, यहां से एक ही लेना है आपको, जैसे ही आ जाएगा। क्लियर है, तो एक एक आपने ले लिया, ऐसे कर लेना, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर यहाँ आना है, ठीक है, ऐसे आओगे सीक्वेंस के लिए, यहाँ आना है, तो एक भूल के आप यहाँ कूद जाना, उसके बाद फिर यहाँ आ जाना। तो पता नहीं ये मैथमेटिकल हो गया थोड़ा सा, I'm sorry।
ठीक है, आपको अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं तो आप फिर से जैसे आप करते हो वैसे कर लेना। रियली सॉरी। ये लास्ट आपका हरिश्चंद्र है ना, हरिश्चंद्र देव वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब हम लोग इनके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। थोड़ी टाइम हो गई होगी, अगर आपको ठीक है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, जैसा भी मैं इसको कोशिश कर रहा था कि आपको याद हो जाए। क्लियर। शासकों पे जाएंगे। नृपति भूषण के बारे में एक लाइन में खत्म करना। ये इस वंश का संस्थापक था। He was the founder and the first ruler, प्रथम शासक था। ठीक है, ये इस वंश का संस्थापक था, प्रथम शासक था। इसके मैं अभिलेख के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको मैं बता चुका हूँ। एराकोट इंक्रिप्शन रिलेटेड टू नृपति भूषण। क्लियर, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखेंगे जयदेव भूषण धारावर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आराम से हम लोग पढ़ते हैं। जयदेव भूषण धारावर्ष के बारे में देखेंगे। पहली चीज, इनका जो क्षेत्र था वो बारसूर था। ठीक है, बारसूर इसकी राजधानी थी एक्चुअल में, ये पहला लाइन आप लिख लेना, इसकी राजधानी बारसूर थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके समय में एक चीज याद रखना। ठीक है, इनके समय में जो है चंद्रदितेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है। इनके समय में चंद्रदित्य तालाब का निर्माण हुआ है, लेकिन वो दोनों का निर्माण इनने नहीं किया है, इनके सामंत के द्वारा किया जाता है, और उनके सामंत का नाम चंद्रदित्य होता है। ठीक है, तो जयदेव भूषण धारावर्ष इनके बारसूर शिलालेख से इंपॉर्टेंट बारसूर शिलालेख है। एक बार आप राजधानी भूल जाओगे ना चल जाएगा। जो पहला पॉइंट इसके बारे में राजधानी है, इसको भूल जाओगे चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको आप एक हेडिंग बना लेना, उसके नीचे आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या है, इसकी राजधानी, इस कैपिटल वाज बारसूर। ठीक है, आपको पता है बारसूर शिलालेख इनसे संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार लगा लेना, आप लोग 5 स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारसूर शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि इनके सामंत, क्या कहा मैंने, इससे हमें ज्ञात होता है कि जयदेव भूषण धारावर्ष के सामंत चंद्रदित्य ने बारसूर में चंद्रदित्येश्वर, अच्छे से देखेंगे चंद्र, ठीक है, चंद्रदित्येश्वर मंदिर एवं चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण कराया था। एकदम क्लियर है। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं, बारसूर रॉक एडिट रिलेटेड टू जयदेव भूषण धारावर्ष। क्लियर है। फ्रॉम दिस रॉक एडिट वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फ्यूड चंद्रदित्य, हु बिल्ड चंद्रदित्येश्वर टेम्पल इन चंद्रदित्य पॉन्ड एट बारसूर। क्लियर है। तो जयदेव भूषण के बारसूर शिलालेख से हमें यहाँ ठीक है ना, हमें जानकारी मिलती है कि इनका सामंत कौन था, चंद्रदित्य था, जिन्होंने चंद्रदित्येश्वर मंदिर एवं चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण बारसूर में कराया है। इतनी मतलब धीरे बोल रहा हूं, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब बस इतना चीज करेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और, इनके पुत्र का नाम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सोमेश्वर देव प्रथम था। ठीक है, जयदेव भूषण धारावर्ष है, इनके पुत्र का नाम सोमेश्वर देव प्रथम है। आगे मैं बताऊंगा मधुरांतक की कहानी। ठीक है, पुत्र का नाम सोमेश्वर देव प्रथम है, इनकी पुत्री का नाम मासक देवी है। क्लियर है, इनकी पुत्री का नाम क्या है, मासक देवी है। ऐसे कहा जाता है कि जयदेव भूषण धारावर्ष, ठीक है ना, वृद्धावस्था में थे, और उसी दौरान जो है ये युवा अवस्था में नहीं थे इनके पुत्र, ये बाल्यावस्था में थे। ठीक है, यही कारण है कि कुछ समय तक मासक देवी ने, ठीक है ना, इसकी जो शासन है, शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। इसको आप एकदम आराम से लिखेंगे, लास्ट में नोट करके लिखेंगे, चूंकि जयदेव भूषण धारावर्ष वृद्धा अवस्था में था, इसको आप लिख सकते हो बिल्कुल, और उनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम बाल्य अवस्था में था। यही कारण है कि मासक देवी रूल्ड ओवर दिस रीजन फॉर सेवरल टाइम्स। मासक देवी ने कुछ समय तक, ठीक है ना, इस जो क्षेत्र में शासन किया है, या फिर इस शासन के बागडोर को अपने हाथ में उन्होंने लिया था। समझ में आ गया है। ठीक, तो ये तो रहा इनके बारे में, आपके जयदेव भूषण धारावर्ष के बारे में। तो अब तक आपने 2 शासकों की बात कर ली है, एक नृपति भूषण और दूसरा जयदेव भूषण धारावर्ष। क्लियर है। अब मधुरांतक के बारे में हम लोग देखेंगे। मधुरांतक के बारे में 2 चीज मिलते हैं, ठीक है ना, आपको अलग अलग किताब में अलग अलग भी मिलेगा, वो चीज बता रहा हूं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको बता देता हूं। अलग अलग किताबों में मिलता है। एक चीज ऐसा है कि एक में ऐसे मुझे मिलता है कि मधुरांतक जो है, मधुरांतक और सोमेश्वर देव के बीच में जो है, ठीक है ना, सत्ता का या फिर उत्तराधिकार का, ठीक है ना, युद्ध हुआ, जिसमें मधुरांतक जो है जीता था, मतलब सोमेश्वर देव प्रथम पराजित हुआ था, इसलिए इन्हें सत्ता मिली।
ऐसे मिलता है, लेकिन मुझे उतना जो है सुटेबल नहीं लगा। मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मधुरांतक गॉट द थ्रोन बाय डिफीटिंग जयदेव भूषण धारावर्ष। मधुरांतक ने, ठीक है, जयदेव भूषण धारावर्ष को पराजित करके सत्ता प्राप्त किया था। चूंकि इसका बेटा सोमेश्वर देव प्रथम था, इसलिए आगे जाके ये मधुरांतक को हराकर इनकी शायद हत्या करके ये जो है सत्ता पे बैठेंगे। क्लियर है? तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, मतलब कि ये ज्यादा सुटेबल लगा, ये नहीं कि मधुरांतक और इनके बीच सत्ता का, ठीक है ना, युद्ध छिड़ गया था। ठीक, तो अब हम लोग मधुरांतक में जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में पहला चीज है कि मधुरांतक के बारे में एक चीज मिलता है, इन्होंने धारावर्ष की हत्या करके या फिर धारावर्ष को पराजित करके सत्ता प्राप्त किया था। दूसरा चीज मिलता है कि इन दोनों में ठीक है ना, सत्ता का, ठीक है, युद्ध छिड़ गया था। ये दोनों ही चीज नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके आगे मैं जैसे लिखा रहा हूं, इसके बाद मैं लिखाऊंगा कि मधुरांतक की राजधानी राजपुर थी। आपने देखा था जयदेव भूषण धारावर्ष की राजधानी क्या थी? बारसूर। ये राजधानी है, परिवर्तित हो रहा है, जो कि वर्तमान का जगदलपुर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब इनके समय में बस्तर दो भाग में डिवाइड था, ठीक है, दो मंडल में डिवाइड था, एक चक्रकोट एक भ्रमरकोट। कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि इनने किनकी हत्या करके आई है। इनके बीच में तो भाई अलग अलग हमें, ठीक है ना, फैक्ट्स भी मिल रहे हैं कि कोई ऐसे बोल रहा है कि इसकी हत्या करके आया है, कोई ऐसे बोल रहा है कि दोनों में युद्ध हुआ, वहां पे इन्होंने जीता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, वो आएगा भी नहीं। ठीक, नहीं आएगा, ऐसी चीज नहीं आता है। जहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आता है। जैसे कि कहीं पे बोला जाता है कि उसका बेटा बन रहा है राजा, उसका अगला बेटा फिर राजा बनेगा, उसका अगला बेटा फिर राजा बनेगा। इसमें क्वेश्चन आने का थोड़ा संभावना उतना है नहीं, लेकिन जहां पे बेटे से बढ़ के किसी का बेटा नहीं हुआ तो उसका चाचा बन जाता है। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी देख लेना है कि वो किस, ठीक है ना, कहाँ पे बनने का क्रम चल रहा है, बनने के क्रम पे किनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको समझने की भी जरूरत होती है, क्योंकि इतने सभी चीज हर किसी को हर एक चीज याद नहीं होती है, कहीं पे समझ के भी हम लोग को चीजों को रखना पड़ता है। ठीक है, आ भी जाता है, एक बार रीड मार लेना पड़ता है। क्लियर है? तो एक बार रीड मार के आपको उसको छोड़ना है। मधुरांतक बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनके समय में देखेंगे, एक चीज देखना है, इसकी राजधानी क्या थी। इनकी राजधानी राजपुर थी, जो कि वर्तमान का जगदलपुर जेडीपी है। क्लियर है? इनके समय में बस्तर जो संभाग है, बस्तर जो क्षेत्र है, ये दो मंडलों में बटा था। इसको लिखेंगे आप, बस्तर रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू टू मंडल्स। ठीक है, इनिशियली मधुरांतक वॉज द मांडलिक ऑफ भ्रमरकोट। ठीक है, एक चीज याद रखना, मधुरांतक के समय में बस्तर क्षेत्र दो मंडलों में बटा हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंडलों का नाम क्या है। क्लियर है? एक का नाम है आपका भ्रमरकोट। ठीक है, मैं ज्यादा बोलने पे बल देता हूं ताकि आप लिख पाओ, राइटिंग पे मत जाना। दूसरा का नाम है चक्रकोट। ठीक है, चक्रकोट, एक है भ्रमरकोट, एक चक्रकोट है। प्रारंभिक समय में मधुरांतक, ठीक है, भ्रमरकोट का मांडलिक था। प्रारंभिक समय में मधुरांतक भ्रमरकोट का मांडलिक था। मैं फिर कह रहा हूं, मधुरांतक का राजधानी क्या था? हिज कैपिटल वाज राजपुर, जो कि क्या है? जगदलपुर है। बस्तर रीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू मंडल्स। पहला क्या है? भ्रमरकोट, दूसरा चक्रकोट। इनिशियली मधुरांतक वाज द मांडलिक ऑफ भ्रमरकोट। राजपुर, एक चीज लिखना, राजपुर अभिलेख, सॉरी ये राजपुर ताम्रपत्र है। ठीक है, राजपुर ताम्रपत्र, राजपुर ताम्रपत्र में, ठीक है, मधुरांतक को, ठीक है ना, भ्रमरकोट का राजा कहा गया है। ठीक, इस ताम्रपत्र में मधुरांतक का उल्लेख भ्रमरकोट के राजा के रूप में किया गया है। ये पहला चीज है। दूसरा, इस ताम्रपत्र में हमें, ठीक है, ये तो क्या आपका भ्रमरकोट का राजा। इस ताम्रपत्र में एक चीज और देखेंगे, नरबली है एक्चुअल में आपका नरबली का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इतनी चीजों बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा मधुरांतक के बारे में। ठीक, अगले शासक पे चलते हैं, सोमेश्वर देव प्रथम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जैसे भ्रमरकोट का मांडलिक था, आपको पता ही है। बस्तर क्षेत्र दो मंडलों में किसके शासनकाल में बटा हुआ था, इसको भी आपको देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको छोड़ना नहीं है। सोमेश्वर देव प्रथम मैं पहले से बता रहा हूं, इसको मैं आपको स्टार लगवा के भी रखा हूं, इसको आपको अच्छे से देखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे, ठीक है, इनकी माता क्या थी, मतलब माता कौन थी,
इनके बाद इनके पिता आपको देख लेना है, इसके बाद इनके पुत्र देख लेना है। हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, इनकी माता का नाम गुंडमा देवी है, ठीक है, गुंडमा देवी है। इनके पिता का नाम धारावर्ष है, पूरा नाम आप देख लेना, धारावर्ष है। इनके पुत्र का नाम कल्हड़ देव है, कन्हड़ या फिर ये भी मिलता है कल्हड़ देव है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुंडमा देवी है, धारावर्ष है और कल्हड़ देव है, ठीक। इनके पुत्र है, ये इनके पिता है, ये इनके माता है। सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनके अभिलेख, और वो अभिलेख का नाम है कुरुसपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुरुसपाल अभिलेख, ठीक है, क्योंकि यही से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुरुसपाल अभिलेख को भी पढ़ने के आपके पास दो डायमेंशन होने चाहिए, या फिर दो भागों में आपको बांट के पढ़ना है। एक इनका कुरुसपाल अभिलेख का ही परिचय होना चाहिए, जहां पे इनकी भाषा क्या थी, ठीक है ना, जहां पे आपको देखने की इनकी, ठीक है, भाषा क्या थी, इनकी लिपि क्या थी, कितनी पंक्तियां थी, और उसमें कौन कौन से उल्लेख थे। उसके बाद देखेंगे इनके अंतर्गत सोमेश्वर देव के बारे में क्या उल्लेख है, ठीक है। तो कुरुसपाल अभिलेख देखेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करके एक चीज लिखना है, तो तिथि विहीन था, तिथि विहीन था, तिथि रहित था, इसमें तिथि नहीं थी, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, हम लोग परिचय पे चल रहे हैं कुरुसपाल अभिलेख के, ठीक, अलग से आप अच्छे से लिखेंगे, फ्रेश लिखेंगे। दूसरा, ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत थी, क्लियर है, भाषा संस्कृत थी। तीसरा, इसकी जो लिपि आपको पूछा जा सकता है, लिपि, ठीक, लिपि देवनागरी थी, लिपि देवनागरी। कुल टोटल यहाँ पे देखेंगे 39 पंक्तियां थी, कुल टोटल 39 पंक्तियां थी, ठीक है। अब 39 जो पंक्तियां हैं यहाँ पे, जो लाइन्स है, ठीक है, इसमें से देखेंगे 20वें पंक्ति पे, ये बोलने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, समझ तो गए है ना। 39 पंक्तियां थी, 20वें पंक्ति पे ऐसे उल्लेख है, ठीक है, कि सोमेश्वर देव प्रथम ने 6 लाख प्लस, ठीक, 6 लाख प्लस गांवों को अपने अधीन किया था। आपने लिख लिया होगा, ठीक। ये रहा इसके परिचय के बारे में। पंक्तियां बोलने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अभिलेख कुरुसपाल के अंतर्गत फिर देखेंगे सोमेश्वर देव के बारे में क्या यहाँ पे उल्लेख है, ठीक। ये चीज हो गया इसके सामान्य परिचय। अब मैं इधर मिटा रहा हूं, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कुरुसपाल अभिलेख में क्या उल्लेख है, ठीक। कुरुसपाल अभिलेख में ऐसा उल्लेख है कि इन्होंने टोटल 6 क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा जीते गए 6 क्षेत्रों का उल्लेख हमें कुरुसपाल अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। वो कौन कौन से क्षेत्र है उसको देखेंगे। पहला है उड्र, ठीक है, उड्र। दूसरा वेंगी, इसको आप लिखते रहेंगे ना, दूसरा वेंगी। तीसरा है आपका वज्र, ठीक। चौथा लेमना, ठीक है, लेमना है। पांचवा, ठीक है, या कोई चौथा हुआ, पांचवा, ठीक है, लंजी, ये लांजी भी कहा जाता है, ठीक है, ये लंजी है। उसके बाद 6वें नंबर पर हो जाएगा भद्र। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये 6 नाम आपको आप सुन के ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि स्पेलिंग कैसी भी हो सकता है। मैं जल्दी क्यों, हालांकि सही लिखा है लेकिन आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, जल्दी लिखा हूं, ठीक है। कुरुसपाल अभिलेख में इसके सामान्य परिचय हमने देख लिया। तिथि विहीन था, भाषा संस्कृत थी, लिपि भाषा संस्कृत था, लिपि देवनागरी थी, 39 पंक्तियां थी, जिसमें 20वें पंक्ति में, ठीक है, इनके द्वारा 6 लाख ग्रामों को अपने अधीन करने का उल्लेख है। एक कुरुसपाल का सामान्य परिचय है। कुरुसपाल अभिलेख के अंतर्गत हमें सोमेश्वर देव के द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 6 क्षेत्र आपके पास आएंगे। उड्र, ठीक है, जो कि ओडिशा का क्षेत्र है, इसको भी लिखते जाओ साथ में, ओडिशा का क्षेत्र है। वेंजी, ये जो कृष्ण गोदावरी नदी के बीच वाला प्रदेश होता है, ठीक है, जो कि वेंजी है। वज्र देखेंगे, ये बैरागढ़ महाराष्ट्र, ठीक है, बैरागढ़ महाराष्ट्र का है। लेमना, ये आपका लेमना है, इसे लेमड़ा भी लिखा जाता है, ठीक है, हाँ, लेमड़ा भी लिखा जाता है किसी बुक में। लेमड़ा देखा हूं कहीं पे कोई लेमना लिखता है, लेकिन लेमना ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, तो लेमना देखेंगे, ठीक। लेमना ये लवन बलौदा बाजार का क्षेत्र है, क्लियर है। लंजी, ये लांजी भी मिल जाएगा आपको। ये लंजी जो है बालाघाट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और भद्र, भद्र में हाथ खड़ी, नहीं पता भद्र कहाँ का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, टीचर जरूर हूं, नहीं पता है, क्योंकि इनके बारे में बुक में मुझे नहीं मिला है, ठीक है, मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, और मैंने सर्च भी नहीं किया है। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले। ये भांडक नगर लिखा रहता है इस पुस्तक में, कि भद्र जो है भांडक नगर,
तो ये भांडक नगर कौन सा वाला है, हालांकि एक नाम जरूर आ रहा है, ठीक है, बट मैं उतना श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं मिला है किसी किताब में। एक बार आपको पता चले या फिर मुझे कभी पता चले तो आगे मैं इसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। भद्र इसे भांडक नगर कहा जाता है। ये 6 शतरुक जितने को उल्लेख कुरुषपाल अभिलेख में, सोमेश्वर देव के द्वारा जो जितने को उल्लेख है कुरुषपाल अभिलेख में है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, रतनपुर के शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था सोमेश्वर देव प्रथम ने, ऐसा उल्लेख कुरुषपाल अभिलेख में मिलता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट और चीज है, ठीक है, ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। मैंने बताया था कि सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्लियर है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे और आपको देखना है, एक है आपको पराजय, एक साइड हेडिंग डाल लो पराजय करके। इसका मतलब यहाँ है कि सोमेश्वर देव प्रथम भी पराजित हुए थे, ठीक है, इसको आपको देखना है। सोमेश्वर देव प्रथम के टाइम पे जो है, ठीक है, जगपाल, ये आपको जाजल देव हो जाएगा, ठीक, जाजल्य देव प्रथम, ये सब कलचुरियों का नाम आपके पास आ रहा है क्योंकि है ना, इनने तो पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था, संभवतः इसके पुत्र भी है जाजल्य देव प्रथम, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जाजल्य देव प्रथम ने इनके शासन काल में आक्रमण किया था, कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर के शासन काल में, ठीक है, इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था, एकदम क्लियर है। और इस प्रकार इन्होंने, ठीक है, सोमेश्वर देव को पराजित कर दिया, सोमेश्वर देव को, ठीक है, पराजित किया। और पराजित ही नहीं किया, इन्होंने, जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को पराजित करके रानियों एवं मंत्रियों समेत सबको बंदी बना लिया, एकदम क्लियर है, सबको आपने सुना होगा, सबको बंदी बना लिया। लेकिन सोमेश्वर देव की माता कौन है, गुंडमा देवी, ठीक है। तो सोमेश्वर देव की माता गुंडमा देवी के अनुरोध करने पर, ठीक है, जाजल्य देव ने सोमेश्वर इन लोग को जो है मुक्त कर दिया, ठीक। सोमेश्वर देव की माता, ठीक है, गुंडमा देवी के अनुरोध करने पर, इसको भी लिख लो, गुंडमा देवी के अनुरोध करने पर, ठीक है ना, कि छोड़ दियो प्रभु, ठीक। इस प्रकार उन्होंने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया। अच्छा, रानियों को भी छोड़ा ना, रानियों मंत्रियों को, रानियों को लेके नहीं गया वो, रानियों को भी उनने छोड़ा है, लेके नहीं गया है, इसको भी आपको इतना ही देखना है। एक चीज और मैं आपको बताया था, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, सोमेश्वर देव प्रथम के काल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में और 32 मंदिर के बारे में मिलेगा, ठीक है ना। नारायण पाल का जो आपका जो नारायण पाल का विष्णु मंदिर है, उसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा बुक में। मैं लास्ट में स्थापत्य कला इसलिए लिखा हूँ ताकि उसको हम लोग अलग से पढ़े, और हम लोग जाने ही जाते हैं सबको खंड खंड में डिवाइड करके पढ़ने का, सबका चीरफाड़ करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके बारे में हो गया सोमेश्वर देव प्रथम, यहाँ तक की आपकी बात हो चुकी है, बस हो गया, इतना ही था आपका, लगभग 80% खत्म हो गया है, 20% और है, उसको भी आप निपटा देते हैं, फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। कल्हड़ देव के बारे में देखेंगे। कल्हड़ देव के बारे में गुंडमा देवी के शिलालेख से प्राप्त, गुंडमा देवी के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। गुंडमा देवी का अभिलेख कौन सा है, नारायण पाल, आपको अगर याद आ रहा होगा तो गुंडमा देवी के अभिलेख नारायण पाल से हमें यह ज्ञात होता है, ठीक है ना। इसके अनुसार कल्हड़ देव या फिर नारायण पाल अभिलेख में कल्हड़ देव को, ठीक है, भ्रमरकोट का, क्या कहा मैंने, भ्रमरकोट का, ठीक है, राजा कहा गया है, भ्रमरकोट का राजा कहा गया है। इनका उल्लेख राजा के रूप में किया गया है, किनका, कल्हड़ देव, यहां तक क्लियर है। इनके समय में जगपाल, मैं इसके ऊपर बता देता हूं, जगपाल जो कि पृथ्वी देव द्वितीय का सामंत था, इनका सेनापति था, क्लियर है, जगपाल। इन्होंने इनके समय पर जो है भ्रमरकोट पर आक्रमण किया, और इस प्रकार कल्हड़ देव को उन्होंने पराजित किया। मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ, गुंडमा देवी का अभिलेख कौन सा है, नारायण पाल। तो गुंडमा देवी के नारायण पाल अभिलेख में, ठीक है ना, उससे यह ज्ञात होता है, या फिर वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि कल्हड़ देव भ्रमरकोट का राजा था, ठीक है। अब ये सब भूल जाइए, एक चीज याद रखना, जगपाल देव, ठीक है, जगपाल देव एक इंसान है, ठीक है, कौन थे देखना। कलचुरी वंश में जो है आपको मिलेगा पृथ्वीदेव सेकंड, ठीक है, एक शासक मिलेगा, कौन सा, पृथ्वीदेव सेकंड। तो वे अपने अपने सेनापति होते थे। उसी प्रकार पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति कौन थे, जगपाल देव, उनके द्वारा इनके शासनकाल में आक्रमण किया गया था। तो वही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये बार बार वहां का नाम आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वहां का नाम आएगा क्योंकि उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो जगपाल ये देव है एक्चुअली, ठीक है, जगपाल देव द कमांडर ऑफ
कलचुरी रूलर पृथ्वीदेव सेकेंड इन्वेटेड ओवर हिज रीजन एंड डिफीटेड कल्हड़ देव फर्स्ट डिफीटेड हिम। क्लियर है, इसको आपको देखना है। तो बस इतना ही है। नारायणपाल अभिलेख फिर से मैं कह रहा हूँ, गुणमा देवी के नारायणपाल अभिलेख में इसका उल्लेख भ्रमरकोट के राजा के रूप में किया गया है। इन नारायणपाल इंक्रिप्शन और गुणमा देवी कल्हड़ देव फर्स्ट डिस्क्राइब एज द, ठीक है ना, किंग ऑफ भ्रमरकोट, ठीक है, जगपाल देव हु वाज द कमांडर ऑफ कल्चुरल और पृथ्वी देव सेकेंड, ठीक है, इन्वेटेड ओवर भ्रमरकोट एंड डिफीटेड कल्हड़ देव, उन्होंने कल्हड़ देव को इस प्रकार हराया। जैसी देव के बारे में कुछ मत लिखना, ये भी आपको हो गया, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ज्यादा कुछ मत लिखना। सोमेश्वर देव सेकंड के बारे में बस एक चीज लिखना, इसे, ठीक है ना, इसे राजभूषण, ठीक है ना, भी इनका अन्य नाम राजभूषण मिलता है। सोमेश्वर देव सेकंड का नाम है, सोमेश्वर देव फर्स्ट लिखा है, सोमेश्वर देव सेकंड में एक ही लाइन लिखना, राजभूषण इसका एक अन्य नाम है जो कि बारसू शिलालेख से हमें प्राप्त हुई है, जिसके बारे में भी हो जाएगा। नरसिंह देव के बारे में याद रखना, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरसिंह देव के बारे में याद रखना, भैरमगढ़ शिलालेख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भैरमगढ़ रॉक एडिक्ट ही वाज द फॉलोअर ऑफ माणिक्य देवी, ठीक है। भैरमगढ़ शिलालेख के अनुसार जो नरसिंह देव है ये माणिक्य देवी के उपासक थे, और माणिक्य देवी कौन है? बेसिकली दंतेश्वरी देवी जी है। तो एक बार यहाँ पे लिख लेना, ये भैरमगढ़ शिलालेख है, इससे हमें ज्ञात होता है कि नरसिंह देव, ठीक है ना, माणिक्य देवी के उपासक थे। क्लियर है, जो कि दंतेश्वरी देवी का रूप है। कल्हड़ देव सेकंड के बारे में बस एक चीज याद रखना, इनकी राजधानी दंतेवाड़ा थी, ठीक है, इसको लिख लो साइड में, इनकी राजधानी दंतेवाड़ा थी। अब हरिश्चंद्र देव के बारे में आता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको काकतीय वंश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, जिसके आगे हम लोग काकतीय वंश पढ़ने वाले हैं, उससे आप रिलेट कर पाओगे। हरिश्चंद्र देव वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इनके समय में देखेंगे काकतीय रूलर अन्नम देव, ठीक है, जो है इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया था, या फिर यू कहो तो कोसल पर उन्होंने आक्रमण किया। काकतीय रूलर अन्नम देव इन्वेटेड ओवर द कोसल रीजन एंड डिफीटेड हरिश्चंद्र देव, ठीक है, और इस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी, ठीक है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा? काकतीय वंश हो जाएगा। बस्तर में जो काकतीय वंश है उसके बारे में, काकतीय डायनेस्टी ऑफ बस्तर। तो हरिश्चंद्र देव के बारे में यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपको और देखना है हरिश्चंद्र देव के बारे में। हरिश्चंद्र देव इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक, यहाँ पे आप देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक था। इनकी एक चीज याद रखना, चमोली, इनके पुत्री का नाम चमोली था। ये अंतिम शासक था, इनकी पुत्री का नाम चमोली था। इनके शासन काल में 1324 ईस्वी में, आपको पता है जो छिंदक नागवंशी है, इन लोग का शासन कब से कब तक रहा है? 1023 से 1324, 11वीं से 14वीं शताब्दी। तो 1324 लास्ट ही आएगा, ठीक है। 1324 या फिर 1324 ईस्वी में, ठीक है ना, अन्नम देव ने कोसल पर आक्रमण किया, और इस प्रकार उन्होंने, ठीक, या फिर केटू कल्हड़ द्वितीय, ठीक है, कल्हड़ देव द्वितीय को इन्होंने पराजित किया, ठीक है, और इस प्रकार बस्तर में जो है इन्होंने बस्तर के काकतीय वंश की नींव डाली थी। चमोली क्यों लिखाया हूं? क्योंकि इसके बाद एक चीज याद रखना, ऐसे कहा जाता है, ठीक है, अब एक चीज याद रखना, बस्तर की लोक गाथाओं में एक चीज वर्णन है, लोक गाथाओं में, ठीक है, एक चीज वर्णन है कि चमोली देवी ने, ठीक, चमोली देवी ने अन्नम देव से मुकाबला किया था, ठीक है, इनसे जो है मुकाबला किया था। परिणाम नहीं लिखा है यहाँ पे, बस इतना लिखा है, अन्नम देव ने इनके पिता को हराया है, अंतिम शासक जो कि हरिश्चंद्र देव है, इनका मुकाबला चमोली देवी ने जरूर किया था, ऐसा करके बस्तर के लोक गाथाओं में यहाँ मिलता है। क्लियर है? तो बस इसके बाद आपको देखना है स्थापत्य कला, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। स्थापत्य कला देखना, एक चीज वहां पे आप नोट कर सकते हो, शायद मैंने वहां पे आपको भ्रमरकोट बताया है, जो कि कल्हड़ देव प्रथम वाला है, ठीक है। अभी आपने उसको पढ़ा है, लिखा है, तो वहां पे एक चीज सुधार लेना। मैं आपको कल्हड़ देव के बारे में बताया था, गुंडमा देवी है, गुंडमा देवी के जो शिलालेख नारायणपाल, उसके अनुसार या फिर उसमें जो है कल्हड़ देव को भ्रमरकोट का राजा या फिर भ्रमरकोट के राजा के रूप में उल्लेख किया गया है। उसको चक्रकोट कर लेना, ठीक है। उसे राजा के रूप में एक्चुअल में उल्लेख किया गया है गुंडमा देवी के जो नारायणपाल अभिलेख में, ठीक है।
लेकिन जो उसके बाद मैंने कहा है कि जगपाल, जो कि पृथ्वी सेकंड के क्या थे, सेनापति थे या फिर सामंत थे, उनके द्वारा चक्रकोट पर आक्रमण किया गया। मैंने भ्रमणकोट पर बताया होगा, तो भ्रमणकोट को आप चक्रकोट लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्थापत्य कला। ठीक, अब आ जाओ स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको मंदिरों को पहले लिख लेना है। ठीक, एक है आपका 8 खंभ मंदिर। ठीक, स्थापत्य कला लिखेंगे, पहला आपका होगा 8 खंभ मंदिर। 8 खंभ मंदिर होगा। इसी प्रकार 16 खंभ मंदिर होगा। इसी प्रकार 32 खंभों को 32 मंदिर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली 32 खंभों पर टिका हुआ है। ठीक, ये आपका 16 खंभ मंदिर है, ये आपको 32 मंदिर है। ठीक, ये आपको 32 मंदिर है। विशाल गणेश की प्रतिमा। ठीक है, विशाल गणेश की प्रतिमा, ध्यान से लिखेंगे, जो जो बता रहा हूं सेम लिखना, क्योंकि आपको गणेश की प्रतिमा और मिलेगा, जो कि ढोलकल गणेश की प्रतिमा आपको बोल दे। ठीक है, वो अलग जगह है, फरसपाल दंतेवाड़ा। ठीक है, तो विशाल गणेश की प्रतिमा मैंने कहा है अभी। ठीक, तो केयरफुली लिखना, छोटी छोटी चीजों में ही आपको फंसा दिया जाता है एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाते हो। 8 खंभ मंदिर, 16 खंभ मंदिर, 32 मंदिर, विशाल गणेश की प्रतिमा, मामा भांजा। ठीक है, ये आपको भांजा, मामा भांजा मंदिर, जो कि गणेश और नरसिंह की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। मामा भांजा मंदिर हो गया। चंद्रदितेश्वर मंदिर। ठीक, हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया है। चंद्रदितेश्वर मंदिर, इतने सारी चीज, हालांकि एक तालाब भी है चंद्रदित्य वाला, मैंने पहले इसको बता दिया। ठीक, इतनी चीजों को आपको स्थापत्य कला में याद रखना है। बारसूर के अंतर्गत, ये बारसूर में स्थित है। ठीक, 2 चीज और याद रखना। ठीक है, ढोलकाल, या फिर इसको ढोलकल बोल सकते हो, ढोलकल गणेश की प्रतिमा, ये बारसूर के अंतर्गत है। 8 खंभ मंदिर, 16 खंभ मंदिर, 32 मंदिर, विशाल गणेश की प्रतिमा, मामा भांजा मंदिर, चंद्रदितेश्वर मंदिर। लेकिन जो ढोलकल गणेश की प्रतिमा है, ठीक है, और एक आपको विष्णु प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा, ये नारायणपाल बस्तर, लिख लो। विष्णु प्रतिमा जो है नारायणपाल बस्तर का है। इनकी स्थापत्य कला के अंतर्गत ढोलकल गणेश की प्रतिमा फरसपाल दंतेवाड़ा। ठीक है, फरसपाल दंतेवाड़ा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको देखना है। 32 मंदिर का निर्माण आपको 2 चीज मिलेगा। एक मिलेगा आपका, ठीक है ना, महादेवी, जो गंगा महादेवी है, गंगा महादेवी के द्वारा किया गया है, जो कि सोमेश्वर देव की रानी है। एक जगह मिलेगा, इसका निर्माण सोमेश्वर देव ने किया है। सोमेश्वर देव ने अपनी रानी, अपनी जो महारानी है, ठीक है, क्या नाम है उसका, महागंगा देवी या फिर गंगा महारानी है, चलो ठीक है, गंगा महादेवी, गंगा महादेवी, ठीक है, इनकी याद में इनका निर्माण इन्होंने किया है 32 मंदिर का, ऐसा मुझे मिला है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें सबसे, ये चीज पूछे या ना पूछ, लेकिन ये चीज जरूर पूछा जा सकता है कि इस मंदिर में, इस ठीक इस मंदिर में और क्या क्या है। ठीक, जुड़वा शंकर का मंदिर है, मतलब शंकर भगवान का, ठीक है ना, जुड़वा मंदिर है। तो जुड़वा शिव का मंदिर आप लिख सकते हो, जुड़वा शिव का मंदिर है। इसके गर्भगृह में, ठीक है ना, शिवलिंग स्थापित है। ठीक, इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, 32 खंभों पर टिका हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको 32 मंदिर के बारे में। इसी प्रकार और क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बस इतना ही है। चंद्रदितेश्वर के बारे में मैंने बता दिया है। और ये जो विष्णु प्रतिमा है, तो विष्णु की जो प्रतिमा है, विष्णु मंदिर है एक्चुअल में कहाँ पे, नारायणपाल में, नारायणपाल बस्तर। इसका भी निर्माण सोमेश्वर देव ने कराया था, इसको आपको याद रखना है। तो इतनी चीजों को आपको बात करना है। फिर कह रहा हूं, 8 खंभा मंदिर, 16 खंभा है, 32 मंदिर है, विशाल गणेश की प्रतिमा है, मामा भांजा मंदिर है, चंद्रदितेश्वर है, ढोलकल गणेश की प्रतिमा है, विष्णु की प्रतिमा, विष्णु मंदिर नारायणपाल बस्तर आपको ले लेना है। मैं इसको दिखाऊंगा आपको, ढोलकल गणेश की प्रतिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गया था, चंद्रदितेश्वर मंदिर भी मैं गया हूँ, मामा भांजा का मंदिर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक चीज नोट भी कर लो, यहाँ पे जो है आपका नरसिंह, नरसिंह एवं गणेश की प्रतिमा यहाँ पे है, अच्छे से लिख लो यार, गणेश की प्रतिमा भी है, विशाल गणेश की प्रतिमा भी आपको दिखाऊंगा, 32 मंदिर भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेके जाऊंगा, ठीक, मैं शॉर्ट वीडियो की तरह उसमें दिखा दूंगा। मैं शॉर्ट बना के आया हूँ, जब भी गया हूँ तो शॉर्ट करके आया हूँ, तो आपको शॉर्ट वीडियो भी इसकी मिल जाएगी, जहाँ पे और याद आ जाएगा आपको, देख के भी आप एक बार देखते हो, वहां पे मैं बोलूंगा कुछ सुन भी लेना, तो इसको आप भूलेंगे भी नहीं। तो हमारे जो स्टूडेंट है इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कारण के साथ याद कर रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको देख भी रहे हैं। ठीक है,
तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और उनको भी ये लाभ हो, वो पढ़ पाए अच्छे से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नहीं, कल ही मैं मिलूंगा, जो कि आपका रहेगा काकतीय वंश से संबंधित। काकतीय वंश के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से लिखाई करें, अपनी मंजिल को पालें, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देता है। अगर आप सिक्वेंसली देख भी रहे होंगे तो किसी वीडियो में मैंने कहा था, ऐ परिंदे यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, जरा पंखों को तो खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।